जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे वो तो अद्भुत है। कई विद्यालयों में मेरा जाना होता है और उन विद्यालयों की स्थिति देखकर मुझे ये खुशी होती है कि पहले अब में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर अगर कहें तो इसमें किसी तरह के भी अतियुक्ति नहीं है। पिछले 8-9 सालों से उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन सरकार की अच्छी नीतियों के कारण भी हुआ है और कुछ हम लोगों के आत्मबल से भी हुआ है। तो अब सवाल ये है कि बच्चा क्या कर सकता है, केवल ग्रेजुएट होने से उसकी समस्या का हल नहीं हो रहा। बुंदेलखंड की पहचान अब सिर्फ संघर्षों से नहीं है, संभावनाओं से बनने लगी है। ये बदलाव जो है वो एक दिन में नहीं आया है, बल्कि उन स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से निकला है जहां बच्चे सपने देखना और उन्हें पूरा करना सीख रहे हैं। आज शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बची है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये युवाओं को आत्मनिर्भर, रोजगार और बेहतर कर की राह दिखा रही है। इसी बदलाव को सही दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका देने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं रविंद्र शुक्ला जी, आप पूर्व शिक्षा मंत्री हैं यूपी सरकार के, और हमारे साथ मौजूद हैं मनीष तिवारी जी जो चंद्रशेखर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। इनके मार्गदर्शन में शिक्षा बुंदेलखंड के उज्जवल भविष्य की नींव रख रही है, हम इसे समझेंगे। इसी के साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी साथी सुषमा पांडे जी को, जो विकसित यूपी की दिशा में बढ़ते बुंदेलखंड के कदमों के बारे में सवाल पूछेंगी और युवाओं के सवाल लेंगी, क्योंकि हमारे युवा जोश से भरपूर हैं और उनके पास कई सवाल हैं। तो देखिए, हम अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक साधारण सी ज़िंदगी की बात करते तो सेहत और शिक्षा ये बहुत बुनियादी ज़रूरत होती है। और कहते हैं ना कि जब पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। हर कोई अपने बेटे बेटी को अब अच्छी से अच्छी तालीम दिलाना चाहता है ताकि उसका सुनहरा भविष्य हो। लेकिन जब शिक्षा के क्षेत्र में हम बुंदेलखंड की तकदीर की बात करते हैं तो क्या वाकई में बुंदेलखंड की तकदीर भी अब सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी? इस सेक्टर के सामने क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से ये सेक्टर ग्रूम कर रहा है, किस तरह से बेसिक शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक तमाम तरह की सहूलियतें अब बुंदेलखंड को मिल रही है, क्या बदल रहा है बुंदेलखंड, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान, जैसा कि हमारी सहयोगी ने इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया, एक पूर्व मंत्री हैं और दूसरे जो हैं वो खुद इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। और क्योंकि सर आप मंत्री रह चुके हैं शिक्षा विभाग के और उस समय पर थे जब बड़ी चर्चा थी कल्याण सिंह की सरकार के समय, तो इतने बरसों में शिक्षा जगत में कितना बदलाव हुआ, स्पेशली अगर बुंदेलखंड की हम बात करें तो एजुकेशन सेक्टर किस तरह से आप मौजूदा स्थिति में आप देखते हैं? जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं वो ये जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल भी उस समय 2-3 किलोमीटर से पहले नहीं होते थे। मुझे याद है जब मैं बेसिक शिक्षा मंत्री बना तो हमने एक योजना बनाई कि जहाँ 200 की आबादी है उस मजरे पर भी प्राइमरी स्कूल बने, और वो प्राइमरी स्कूल बने हैं। और आज अगर कोई समस्या है तो स्कूलों की कमी नहीं है, टीचरों की कमी नहीं है। पहले तो टीचरों की भी कमी थी और स्कूलों की भी कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। लेकिन अब केवल अगर कमी दिखती है मुझे, वैसे तो अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो विकास का चरम है इस समय, लेकिन जो ड्रॉप आउट है वो बहुत ज़्यादा है। और उस ड्रॉप आउट पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, एक तो ये भी है कि कुछ ऐसी योजनाएं चल रही हैं जैसे मिड डे मील्स है, तो मिड डे मील्स के कारण पंजीकरण तो हो रहा है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है आगे शिक्षा के क्षेत्र में, एक ये चिंता का विषय है। लेकिन जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे वो तो अद्भुत है। कई विद्यालयों में मेरा जाना होता है और उन विद्यालयों की स्थिति देखकर मुझे ये खुशी होती है कि पहले अब में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर अगर कहें तो इसमें किसी तरह के भी अतियुक्ति नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमारे जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब तो बीएड वालों का जब से खुल गया, बीटीसी और बीएड दोनों मिलकर के जो बीएड वालों का मैंने ही खोला था, उस समय केवल बीटीसी वालों को ही प्राइमरी में लिया जाता था और उसमें स्थिति ये थी कि 1968 के बीटीसी बेरोजगार पड़े हुए थे, उन सबको एक साथ लगाया। जबकि कई विद्यालयों में
स्थिति ये थी कि एक टीचर भी नहीं होता था, टीचर के कारण बनता, और सारे स्थान रिक्त थे, पद रिक्त थे, शिक्षकों के इतने पद स्वीकृत थे कि वो रिक्त थे, लेकिन उनके केवल इसलिए कि बीटीसी उस ज़िले में नहीं है तो इस कारण से उनका हो ही नहीं पाता था। तो जितने बीटीसी बेरोजगार पड़े थे उन सबको लगाया गया, हमारी सरकार ने लगाया। इसके बाद बीएड वाले जो है वो प्राइमरी में कभी शिक्षा प्राप्त वो टीचर नहीं बन सकते थे, क्योंकि दोनों एक्ट अलग अलग हैं, बेसिक एजुकेशन एक्ट, सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट, तो उसके कारण वो उसमें जा नहीं सकते थे। तो मैंने उसमें संशोधन किया, संशोधन करके एक विशिष्ट बीटीसी का चलन किया। उसके कारण जो बीएड वाले लड़के थे, बीएड तो छोड़ दीजिए, अनेक पीएचडी होल्डर ये प्राइमरी में टीचर बन के आए। अब स्वाभाविक है, जब उच्च शिक्षा प्राप्त लोग आए तो उन्होंने वहाँ के गुणवत्ता में बहुत बड़ा परिवर्तन किया, ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। और आज प्राइमरी विद्यालय मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट से भी कम नहीं है। फिर सवाल ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, अगर टीचर्स की संख्या पर्याप्त है और टीचर्स गुणवत्तापरक शिक्षा भी दे रहे हैं, तो फिर आखिर बच्चे क्यों नहीं स्कूल तक पहुंच रहे हैं? ये सवाल ज़रूर मैं आपसे लूँगी, क्योंकि आपने बोला कि इनरोलमेंट तो होता है लेकिन बच्चे स्कूल तक जाते नहीं हैं। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है बुंदेलखंड की। और ड्रॉप आउट स्पेशली अगर हम गर्ल्स के लिहाज से देखें, जो छात्राएँ उनके लिहाज से देखें, तो ये बहुत बड़ा इशू शुरू से रहा है। क्या उसका समाधान हो रहा है या कैसे हो सकता है, उस पर ज़रूर मैं आपसे बात करूंगी रविंद्र सर। लेकिन हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं, मनीष जी हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हालांकि सवाल भी बड़े उठते हैं प्राइवेट सेक्टर पे कि दरअसल एक प्राइवेट सेक्टर पैसा उगाही का एक अड्डा बन गया है। लेकिन जब बुंदेलखंड की हम इस विकास यात्रा की बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर को आप कैसे देखते हैं, आप कैसे आंकते हैं? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक आम जनमानस में ये छवि पहले हुआ करती थी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पैसा उगाने की एक जगह बन गए हैं। ये बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन पिछले 8-9 सालों से उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन सरकार की अच्छी नीतियों के कारण भी हुआ है और कुछ हम लोगों के आत्मबल से भी हुआ है। हम लोग संयुक्त रूप से ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के सहयोग से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एजुकेशन और बच्चों को मैक्सिमम जिस चीज़ के लिए वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, भाई शिक्षा का मूल उद्देश्य है स्टूडेंट्स का सर्वांगीण विकास होना और वो अपने पैरों पे खड़े हों। तो इस बार हम लोगों का ये फोकस है कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ इनरोल हों या किसी भी संस्थान, प्राइवेट संस्थान में इनरोल हों, उनको उनकी योग्यता अनुसार उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। जैसे कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए क्रीम लेयर का है तो नेचुरली जो बेस्ट कंपनीज़ हैं इंडिया की वो उन्हें ऑप्ट करेंगी, उन्हें कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा उनको लेकिन जो बच्चा द्वितीय श्रेणी में है, तृतीय श्रेणी में है, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का मतलब ये नहीं कि डिवीज़न मीन्स जो उनसे बाद में है, सेकंड लीड पे है, थर्ड लीड पे है, उनको उनके अनुरूप भी रोज़गार हम लोग दिलवाएं। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। अब मेरा सवाल भी यही था और बहुत बड़ी समस्या रोज़गार की भी है जब हम बात करते हैं बुंदेलखंड की। पलायन इसकी वजह से होता है क्योंकि रोज़गार नहीं मिल पाता। तो एक सवाल मैं और आपसे लूँगी क्योंकि आपने एक बड़ी बात कही है, उसके बाद मैं रविंद्र सर का रुख करूँगी। स्टार्टअप, इंक्यूबेशन और इंडस्ट्री लिंकेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि आप हायर एजुकेशन, अब टेक्निकली आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको एक रोज़गार का सब्ज़बाग भी दिखाया जाता है, उसमें कितने कामयाब होते हैं कितने नहीं। लेकिन जब हम स्टार्टअप इंक्यूबेशन के लिहाज से देखते हैं तो इस दिशा में आप लोग कैसा काम कर रहे हैं और किस तरह का काम हो रहा है एक्चुअल में बुंदेलखंड में? बुंदेलखंड पे स्टार्टअप और इंक्यूबेशन के लिए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और पिछले 3 सालों में हम लोगों ने देखा है कि जैसे यहाँ BIT है, BIT में भी एक सेंटर स्थापित हुआ है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने अभी A+ का एक्रेडिटेशन पाया है, जो कि हम सभी के गौरव की बात है, हम सभी के लिए गौरव की बात है। क्योंकि देखिए, यहाँ का बच्चा बाहर तब जाता है जब उसे लगता है कि हमारे यहाँ जो उपलब्ध कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे बेहतर बाहर हैं। लेकिन अब वर्तमान में जो स्थिति पिछले 3 साल में आप देखते हैं तो उसमें चाहे आप स्टार्टअप की बात करें, चाहे इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात करें या और भी जो भी इनोवेशंस के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो सारी सुविधाएँ अब बुंदेलखंड में यहाँ उपस्थित हैं।
ठीक है, तो अब हम ड्रॉप आउट पे वापस लौटते हैं, क्योंकि स्कूली शिक्षा जो बेसिक शिक्षा है वही बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर, जो आपने एक बात कही कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बेहतर हो रहे हैं, टीचर्स की क्वालिटी बेहतर हो रही है, नंबर्स भी बेहतर हो रहे हैं, सरकार की नीतियाँ इस दिशा में काफ़ी काबिल तारीफ़ है, आगे चल रही है, फिर समस्या क्या है? ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है? देखिए, जहाँ तक ड्रॉप आउट का सवाल है, तो एक तो अवेयरनेस की बहुत कमी है। गांव में पढ़ाई के प्रति जो रुचि होनी चाहिए परिवारों में, वो रुचि नहीं है। और नामांकन इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको मिड डे मील मिलना है, तो इसलिए वो नाम लिखे रहते हैं सारे के सारे। एक और तरीका है जो गड़बड़ी हो रही है, 5 टीचर हैं और पता चला कि 30 बच्चों पर एक टीचर को चाहिए, तो वहाँ पर 150 बच्चे चाहिए, लेकिन बच्चे 80 हैं। तो सामान्य रूप से वो जो बाकी भरा जाता है, तो वो सब ऐसे नाम लिख लिए जाते हैं, उसकी फीस जमा होती है, वो अपने जेब से लोग जमा करते हैं। पर ये मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी विभाग का मंत्री रहा हूँ, इसलिए उस समय क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है, पूरी अच्छी तरह से मुझे मालूम है। तो परिणाम क्या होता है कि वो नाम फर्जी होते हैं, उससे मिड डे मील्स भी वो होता है, और वो जब जांच की जाती है तो देखिए, मिड डे मील्स और बाकी ये जो मैंने कहा ना, टीचर का कोटा कि इतने बच्चे होना चाहिए, उसके लिए जो सूची बनती है, वो सूची वास्तविक ना होने के कारण ड्रॉप आउट ज़्यादा दिखाई देता है। एक बात। दूसरा, यहाँ से जो मजदूरी करने के लिए लोग अभी भी जाते हैं, संख्या कम हुई है, ये तय है, मनीष जी ठीक कह रहे हैं कि थोड़ी संख्या कम हुई है, लेकिन अभी भी लोग नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं। उसके 2-3 रीज़न हैं। उनमें एक रीज़न सामाजिक है, यहाँ वो तसला डालने में परहेज करता है, लेकिन वो दिल्ली में जाकर के तसला डालता है, उसे कोई देखता नहीं, इसलिए वहाँ से कमा के लाता है और कहता है कि मैं इतना कमा लाया हूँ, दिल्ली में काम कर रहा हूँ, तो उसके कारण भी होता है। एक चीज़ और, जो मनीष जी से आप प्रश्न कर रही थी, उस प्रश्न से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं भी शिक्षा मंत्री तो रहा ही हूँ, इसके अलावा कृषि राज्य मंत्री भी रहा हूँ, तो हमें यहाँ के बारे में बहुत जानकारियाँ हैं। मैंने बहुत सारी योजनाएं लाया था, लेकिन होता क्या है कि पहले जो शिक्षा होती थी, मैं धर्माधिकारी जी की एक पुस्तक का जिक्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पहले 2014 में, जैसे ही वो जीते थे, तुरंत सारे सांसदों को बुलाया था और उन्होंने एक चर्चा की थी कि एक बच्चा विनोबा भाभी जी के पास गया, एक पिताजी लेके गए कि इसको नौकरी लगवा दो। तो विनोबा जी ने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो। कई बार विनोबा जी ने पूछा, वो एक ही उत्तर देता रहा, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो अब सवाल ये है कि बच्चा क्या कर सकता है, केवल ग्रेजुएट होने से उसकी समस्या का हल नहीं हो रहा। तो अभी हमारी सरकार ने जो ये कौशल विकास का काम शुरू किया, उसके कारण बेरोजगारी का बहुत बड़ा भार जो था समाज पर, उसमें कमी आई है। क्योंकि अनेक बच्चे मैं देखता हूँ, आप चले जाइए किसी भी उसमें जो आप जो बैरियर लगे हुए हैं, उस बैरियर को जब क्रॉस करिए, उनमें पूछिएगा तो बच्चियाँ बैठी होती हैं, वो सब कौशल विकास से पढ़ के आई। 99% कौशल विकास की बच्चियाँ हैं। तो कौशल विकास के माध्यम से बहुत परिवर्तन आया। जहाँ तक एक और कहना चाहता हूँ, मनीष जी चूँकि ये काम कर रहे हैं, कि हमको जब तक व्यवहारिक शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक ये परिस्थितियाँ हमेशा बनी रहेंगी। नौकरी हरेक का समाधान नहीं हो सकती, ये लोगों के दिमाग में आना चाहिए। और नौकरी करने वाला क्या कमाएगा? मैं ही बैठा हूँ, मैंने PCS जे क्वालिफाई किया था, और चूँकि उससे पहले जेल चला गया था कई बार, इसलिए वो हमारा इंटरव्यू में फेल हो गया मैं। लेकिन इसके बाद विचार किया, तो आज जब से मैंने होश संभाला है, मैंने ठीक तरीके से काम करना शुरू किया, 100-150 लोगों को नौकरी दिया हूँ, हमेशा देता रहता हूँ। तो
ये अगर दिमाग में बच्चे के आ जाए कि हम नौकरी से अच्छा अपना काम आप कह रहे हैं जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनो, हाँ, है ना? ठीक है। जॉब सीकर अब नहीं, क्योंकि जॉब क्रिएटर अब बनो। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है और मैं मतलब की बात करूंगी, काम की बात करूंगी। वो केवल एक स्टूडेंट जो हमारे साथ ही बैठे युवा, केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड की हो। तो सर आपकी जिम्मेदारी बड़ी, आप इंजीनियर्स बनाते हैं और कहते हैं कि इंजीनियर के पास हर समस्या का तोड़ है। तो यहाँ पर जल संकट सबसे बड़ी समस्या जो पलायन की आप लोग भी स्वीकारते हैं, कोई खुल करके स्वीकारता है, कोई दबी जुबान से स्वीकारता है, आंकड़ों की बाजीगरी करके कि हाँ का मोरा बढ़ रहा है घट रहा है, विरोधी अपनी अपनी बातें करते हैं। लेकिन जब हम सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं, जो बेसिक बुंदेलखंड की समस्याएं हैं, कृषि की या फिर वो जल संकट की, तो उसको लेकर अपने स्टूडेंट से क्या कुछ आप नया करवाने की कोशिश कर रहे हैं? उस दिशा में आप लोग कुछ आगे रिसर्च या बाकी चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं? देखिए, रिसर्च को बढ़ावा देने का जो है वो हमेशा हम लोगों का प्रयास रहता है, लेकिन कुछ नया कराने के लिए हम लोगों के हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर निर्भर करती हैं। स्टूडेंट्स की जो एक उत्साह, एक एक्साइटमेंट होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं, उनके व्यूज़ ले सकते हैं, उनके सजेशंस ले सकते हैं और उसे एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में हम जो है आगे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसमें कि अगर कोई ऐसा सजेशन हो जो कि यहाँ की समस्याओं के लिए लाभदायक हो या भविष्य में वो अमेंडमेंट किया जा सकता हो किसी प्रोजेक्ट में या प्लान में, तो वो हम सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करें। चलिए, सरकार तक इनकी मांगे पहुंचे और एक बेहतर शिक्षा का जो सपना यहाँ देखा जा रहा है, जिसके लिए सरकार भी काम कर रही है, वो बेहतरीन हो। इस उम्मीद के साथ इस सेशन को फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, रविंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे हमारे खास मेहमान आ गए, मैं भी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, हमारे सहयोगी बताएंगे कि अगला सेशन किसका होने वाला है।